हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 12th चैप्टर 3 वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं अब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब कि एक पेयर ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अलॉन्ग विद, और साथ में क्या क्या है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। तो ये ओविडक्ट्स के एक पेयर हैं। ओविडक्ट क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं जो कि ओवरी से कनेक्टेड होते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। फिर आता है एक यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये सब लोकेटेड हैं। और ये कहाँ लोकेटेड है? इन दी पेल्विक रीजन। हमने ये पढ़ा था पेल्विक रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे पेल्विक गर्डल होता है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं अभी ये जो हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब उसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, उसी का एक पार्ट जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो तभी फंक्शन करता है जब एक पर्टिकुलर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, जब ये इवेंट्स चालू होते हैं, ठीक है, तो तभी मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन भी उसी तरीके से इनके फंक्शन के साथ ही कोऑर्डिनेटेड, मतलब उसी के साथ ही चलता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो चाहिए होते हैं वो चाइल्ड केयर के टाइम पे नरिशमेंट के लिए, ठीक है, जो बेबी है उसको मिल्क फीडिंग के लिए चाहिए होता है। तो चाइल्ड केयर वाला जो पार्ट है उसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स चाहिए होते हैं। तो उस टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि द ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी रखा है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स। और ओवरी जो है कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करती है जो कि नेचर में कैसे हैं, स्टेरॉइड नेचर के हैं। और क्योंकि वो ओवरी से निकलते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेल में जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था यानी कि टेस्टिस, वो थे एब्डोमेन से बाहर। ठीक है, लेकिन जो ओवरीज हैं फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है लोअर एब्डोमेन में, मतलब एब्डोमेन के अंदर ही है, एब्डोमेन से बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो ईच ओवरी इज अबाउट, एक ओवरी की अब डायमेंशंस यहाँ पर बता रखी हैं, इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर है लेंथ में, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। देखिए यहाँ पर जो ये लाइन लिखी गई है सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल सी लगती है कि ओवरी इज कनेक्टेड टू दी पेल्विक वॉल, जो पेल्विक गर्डल की जो साइड में वॉल रहती है, और जो यूट्रस से कैसे कनेक्टेड है, बाय द लिगामेंट्स। सुनने में तो ये बहुत आसान सा लगता है और हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है नीट में, और इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है टेंडन, लिगामेंट और बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिगामेंट। ठीक है, ओके। नाउ ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम, कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and an inner medulla. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, इसको देख लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक ओवरी है, ओवरी के बाहर की साइड एक कवरिंग होती है जिसको यहाँ पर बताया गया है कि उसका नाम है एपिथेलियम। तो ये जो ग्रीन कलर की है दैट इज़ द एपिथेलियम। उसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर एक पेरिफेरल का मतलब जो पेरीफेरी की साइड हो, बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो पेरीफेरी मतलब होता है कि बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ एक लेयर है जो कि हम लेबल कर रहे हैं अभी। ओके, तो ये जो लेयर है ये कहा गया है कि ये है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल मतलब जो पेरीफेरी की साइड है। ठीक है, और जो अंदर की साइड है, इनर साइड, ये है मेडुला।
ठीक है। तो ये है एक पूरा का पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम के अंदर का पार्ट जो है वो है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा आपने एक दो जगह और पढ़ा है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा दरअसल उस चीज़ को बोलते हैं, एक कवरिंग होती है एपिथेलियम की, उसके अंदर का जो भी पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ओवल शेप की कोई भी चीज़ हो, उसकी अंदर की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एपिथेलियम के अंदर का पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। अब हम कैसे याद रखेंगे कॉर्टेक्स और मेडुला? तो देखिए जो कवरिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसकी छोटी सी ट्रिक है कि जो कॉर्टेक्स है, सी फॉर कॉर्टेक्स एंड सी फॉर कवरिंग, तो जो कवरिंग वाला पार्ट है वो हमेशा कॉर्टेक्स रहेगा, और जो हमेशा मिडल में आएगा, बीच में जो आता है, वो एम से। तो कॉर्टेक्स, कवरिंग और मिडिल वाला मेडुला, ये आपको हर जगह मिलेगा। जहाँ पे भी आपको एक कोई पर्टिकुलर ग्लैंड है या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉर्टेक्स मेडुला में, तो उसका बाहर वाला पोर्शन हमेशा कॉर्टेक्स रहेगा। जैसे कि आपने पढ़ा है क्लास 11th में, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल मेडुला है, तो कॉर्टेक्स हमेशा वो बाहर वाला था और मेडुला हमेशा अंदर वाला। ठीक है। तो अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाला और एन इनर मेडुला जो कि अंदर की साइड होता है। ओके। अब बात आती है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। दो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आपने 10th क्लास में इसका डायग्राम भी पढ़ा है, सब कुछ। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली फैलोपियन ट्यूब और बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द ओविडक्ट्स, जो डक्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। द ओविडक्ट्स, जिसको हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं इसको, और साथ में यूट्रस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये क्या मिलके बनाते हैं, एसेसरी डक्ट्स। वो डक्ट्स जो बेसिकली ग्लैंड जो है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके साथ एसोसिएटेड है, ज़रूरी है उसके लिए। ईच फैलोपियन ट्यूब, जो ओविडक्ट है, जो फैलोपियन ट्यूब है, इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये कहने का मतलब ये है कि जो एक ओविडक्ट है, ठीक है, या जो फैलोपियन ट्यूब है, वो ओवरी की पेरिफेरी, मतलब ओवरी के जो साइड से, बाहर से जो पोर्शन है, यहाँ से इस तरफ से, सॉरी ब्लैक से आपको दिख जाएगा, ये इस तरफ से यहाँ से एक्सटेंड करता है। ठीक है। और यहाँ से एक्सटेंड करता हुआ वो कहाँ जाता है, यूट्रस तक जाता है। ओके। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। देखिए ये जो पार्ट, ये जो लाइन है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ये नीट में पूछा जा चुका है। उसमें ये पूछा गया था, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, और उसमें ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी। तो द पार्ट क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम। अभी हम देखेंगे डायग्रामेटिकली। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger like projections called fimbriae which help in the collection of ovum after ovulation। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दरअसल अब आप देख रहे हो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है फिम्ब्रिए, एक है इनफंडिबुलम, एक है एम्पुला और एक है इस्थमस। तो सबसे पास जो स्ट्रक्चर है वो है फिम्ब्रिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ये हैं फिम्ब्रिए, इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि ये ओवम, मतलब कि जो ओवरी अपना गैमीट सिक्रीट, अपना गैमीट जो रिलीज़ करेगी, ठीक है, ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओवम को कलेक्ट करा फिम्ब्रिए ने, और फिम्ब्रिए ने उसको दे दिया इनफंडिबुलम को। इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ठीक है, वो है पार्ट फैलोपियन ट्यूब का। इनफंडिबुलम उस ओवम को हैंड ओवर करता है, एम्प्यूला तक ले जाता है, फिर एम्प्यूला उसको लेकर जाएगा इस्थमस तक। ठीक है। तो फिम्ब्रिए देगा उसको इनफंडिबुलम को, और इनफंडिबुलम एम्प्यूला, एम्प्यूला देगा इस्थमस को। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट्स देख रहे हैं, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। जो फिम्ब्रिए है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। फिम्ब्रिए जैसे कि आप देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो पार्ट ऑफ ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा पास है ओवरी के, वो कौन सा है, इनफंडिबुलम ही है। फिम्ब्रिए तो ओविडक्ट का पार्ट है ही नहीं।
ठीक है। तो इसी वजह से हम जब वो क्वेश्चन नीट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या हो गया, इनफंडिबुलम आंसर हो गया, ठीक है। अब एक प्रोसेस, एक वर्ड और लिखा है कि आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवरी अपना ओवम यानी कि जो फीमेल गैमीट है उसको जब रिलीज कर देती है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के बाद उस ओवम को कैच करा फिम्ब्रिया ने दिया इनफंडिबुलम और वो जाता है एम्पुला। देखिए एम्पुला जो है वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं जो कि थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा जिसकी होती है, हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एम्पुला। तो एम्पुला जो टर्म है आपको बहुत सारी जगह बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। हमारे जो पर्टिकुलर बक्कल कैविटी है वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। यहाँ पर भी हम एम्पुला बोल रहे हैं और भी बहुत सारी जगह आपको ह्यूमन बायोलॉजी में ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो एम्पुला का मतलब होता है जहाँ पर थोड़ी सी जगह चौड़ी सी हो, वाइडर एरिया हो, वाइडर कैविटी हो, उसको बोलते हैं एम्पुला। फिर वो जाता है इस्थमस में। देखिए इस्थमस जो है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, ये पर्टिकुलरली लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग और थिन, लंबा है और पतला सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं हम। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger like projections called fimbria, ये हमने पढ़ लिया है, which help in collection of ovum after ovulation, जो कि ओवम को कलेक्ट करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, इनफंडिबुलम किस में खुलता है, एक वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड द एम्पुला। देखिए आगे यहाँ पर कि वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो कि इस्थमस है हैज़ अ नैरो ल्यूमेन, मतलब कि बहुत छोटा सा डायमीटर है उसका, एंड इट जॉइंस द यूट्रस, और वो किस में खुलता है, यूट्रस में खुल जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं यूट्रस के बारे में। द यूट्रस इज सिंगल है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब, और इसको हम वुम्ब भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। देखिए ये जो वर्ड है कि शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ये बहुत साल पहले AIPMT के क्वेश्चंस में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये AIPMT जो पहले होता था नीट से उसमें पूछा जाता था। इन्वर्टेड पियर इसकी शेप है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो यूट्रस है वो किससे अटैच रहता है, यूट्रस और ओवरी जो है लिगामेंट से अटैच रहती है पेल्विक वॉल से। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. इसका मतलब क्या है, Let's see, देखते हैं क्या मतलब है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो यूट्रस है, जहाँ पर आपको ये वर्ड दिख रहा है यूट्राइन कैविटी, तो ये बेसिकली पूरा पार्ट यूट्रस का, ये यूट्रस की जो कैविटी है उसको बोला गया यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि यूट्रस जो है वो ओपन करता है सर्विक्स में, यूट्रस ओपन करता है सर्विक्स में, और सर्विक्स की जो कैविटी होती है हम उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्विक्स की जो कैविटी होती है वो है सर्वाइकल कैनाल, और जो सर्वाइकल कैनाल है वो ओपन करता है इन दी वजाइना। सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू दी वजाइना, और जो सर्वाइकल कैनाल है और जो वजाइना है ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब ये है जिस एक पाइपलाइन या ट्यूब के थ्रू जो है बेबी बाहर आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर जो ये रास्ता है इसके थ्रू बेबी बाहर आता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट तो यूट्रस के अंदर होता है। तो जब वो बाहर आता है तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो इस कैनाल को बोला गया है, इस पूरे रास्ते को बोला गया है बर्थ कैनाल, ठीक है। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, द एक्सटर्नल थिल मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स जैसे जैसे दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल मीन सबसे बाहर, और थिन है और मेम्ब्रेनस है, और उस लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम। ये किसकी बात कर रहा है, यूट्रस की बात कर रहा है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स। तो यूट्रस की जो होती है दरअसल 3 लेयर्स होती हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर की अब हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है पेरीमेट्रियम, और जो कि कैसी है, सबसे बाहर थिन मतलब पतली है, मेम्ब्रेनस मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई है। मेम्ब्रेनस का मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हो, बट वो मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है।
मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, जो मिडिल लेयर है उसमें थिक लेयर्स हैं किसकी, स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, मतलब विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। फिर आती है सबसे अंदर की जो होती है ये जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और फिर आती है सबसे अंदर की द इनर ग्लैंडुलर लेयर, मतलब कि जो सबसे अंदर की साइड है वो ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, और उसका नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या नाम है सबसे अंदर वाली लेयर का, एंडोमेट्रियम। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी की तरफ है। The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contractions during the delivery of the baby. देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो है साइक्लिक चेंजेस होती है, और उस साइक्लिक चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो मायोमेट्रियम है जो कि बनी हुई है स्मूथ मसल्स से, वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रेशर के साथ डिलीवरी जो बेबी है उसको बाहर की साइड एक्सपल्स मतलब बाहर की साइड फोर्स किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो बता रहा है। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार कि डायग्रामेटिकली कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है। तो देखिए ये रही वो 3 लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जैसे कि आप देख रहे हो सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, जो कि मेम्ब्रेनस है, और थिनस सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल। फिर है मायोमेट्रियम जो कि थी स्मूथ मसल लेयर की, ठीक है। और ये सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम कैसी थी, ग्लैंडुलर लेयर, इसमें ही होते हैं साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो ये 3 लेयर्स हैं यूट्रस की। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड्स, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें इंक्लूडेड है मॉन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। तो ये पर्टिकुलर 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे मिलकर बनता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hairs। जो मॉन प्यूबिस है वो जो एक है कुशन है फैटी टिश्यू का, जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। द लेबिया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। तो लेबिया मेजोरा जो है वो किसको कवर करता है, वेजाइनल ओपनिंग को वो कवर कर लेता है, ठीक है। और लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनोरा जो है वो किसके नीचे आता है, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो वजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शली कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, उसको हम उस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमन। द क्लाइटोरिस इज अ tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the 2 labia minora at the above urethral opening। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ पे यूरेथ्रा खुलता है, ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर 2 लेबिया मेजोरा मिलते हैं वहाँ पर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस intercourse, however it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये NCERT में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल कि जो हाइमन है वो पार्शली एक ओपनिंग जो है वेजाइना की वो जो है पार्शली कवर्ड रहती है बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हाइमन जो है वो ज़्यादातर, ठीक है, वो टॉर्न हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और द क्वाइटस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वाइटस के टाइम पर ही टूटे। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन। ये कभी कभी जो है टूट सकती है ड्यू टू अ सडन फॉल या फिर जोल्ट मतलब झटका,
ठीक है, तो उससे भी टूट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टॉम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन हॉर्सबैक राइडिंग, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी एक सडन बॉडी अगर बहुत ज़्यादा फीमेल, कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा उसकी पर्टिकुलर बॉडी पे स्ट्रेन है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी हाइमेन जो है उस हाइमेन पे जोर पड़ के वो टूट सकती है, ठीक है। एंड द परसिस्टेंस, मतलब कि जो हाइमेन है वो हो सकता है किसी किसी फीमेल में वो क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट करे। In fact, the presence or absence of the hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये NCERT की और CBSE बोर्ड की बहुत फेवरेट लाइन है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर लाइन पे या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो यहाँ पर ये कहने का जो एक मीनिंग है यहाँ पर जो ये करना चाह रहे हैं वो ये क्या करते हैं, हाइमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ हाइमेन है वो किस चीज़ को बताता है। तो कुछ नहीं, बस ये एक क्या कहते हैं, ये एक पर्टिकुलरली सिंपली एक स्ट्रक्चर है जो कि कवर्ड पार्शली कवर करता है, बस इसके अलावा कुछ इंडिकेट नहीं करता। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो तो उससे किसी भी पर्सन का, फीमेल का सेक्सुअल एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी किसी में तो आफ्टर क्वाइटस या आफ्टर सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी रहता है और किसी किसी में नहीं भी रहता, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन है वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसी भी पर्सन का फॉर द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसके बाद आता है मेमोरी ग्लैंड्स। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। देखिए, फीमेल मैमल्स में जो है मेमोरी ग्लैंड्स वो फंक्शनल होते हैं, यही उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्योंकि मैमल्स तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके मेमोरी ग्लैंड्स है, लेकिन जो मेल्स हैं उनमें मेल्स जो हैं मैमल्स में उनमें मेमोरी ग्लैंड्स तो होते हैं बट वो फंक्शनल नहीं होते, केवल और केवल फीमेल में फंक्शनल होते हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम ब्रेस्ट्स भी बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है और कुछ फैट प्रेजेंट है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 memory lobes containing clusters of cells called alveoli, जिसमें कुछ क्लस्टर्स हैं, कुछ लोब्स हैं। एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है। और जो लोब्स हैं उन लोब्स के अंदर क्या है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, गुच्छे हैं सेल्स के, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क, और जो एल्वियोलाई के सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटीज़ ल्यूमेन्स ऑफ एल्वियोलाई। जो मिल्क सिक्रीट होता है वो एल्वियोलाई की जो छोटी छोटी कैविटी रहती है, ठीक है, जिसको हम ल्यूमेन बोल रहे हैं, तो उसके अंदर स्टोर रहता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल, और एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, और मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जो है मिलके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। देखिए दोबारा से आ गया यहाँ पर एम्प्यूला, तो जो वाइडर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का हम उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जो हैं, बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर बनाती हैं वाइडर, मतलब चौड़ा मेमोरी एम्प्यूला, विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, जिसको हम जो मिल्क की क्या बनाते हैं, बड़ा सा लैक्टिफेरस डक्ट, थ्रू विच मिल्क इज़ सक्ड आउट, जिसके थ्रू मिल्क जो है वो बाहर की तरफ सक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, हम इसको पढ़ते हैं दोबारा से। तो देखिए फैट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, ये रहा मेमोरी लोब, ठीक है। तो मेमोरी लोब कितने हैं, हमने पढ़ा था 15 से 20 मेमोरी लोब हैं, और मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे एल्वियोलस इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगुलर शो कर रखा है। तो एल्वियोलस है, एल्वियोलस किस में खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल में, और मेमोरी ट्यूब्यूल किस में खुलता है, मेमोरी डक्ट में। तो देखिए मेमोरी ट्यूब्यूल जो कि यहाँ पर लेबल नहीं कर रखा है पर कोई बात नहीं, तो मेमोरी ट्यूब्यूल किस में खुलेगा, मेमोरी डक्ट में, और बहुत सारी मेमोरी डक्ट किस में खुलेंगे, मेमोरी एम्प्यूला में, ठीक है। और फिर वो एम्प्यूला किस में खुलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो किस में खुलेगा, निपल में, और थ्रू द निपल द मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस पर्टिकुलर
वीडियो में जो भी पार्ट हमने कवर किया है, इसमें हमने एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कवर कर लिया है और साथ में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो भी कवर कर लिए हैं और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं और नीट के जो बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम रही हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए थैंक यू।